हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 1.2 के सवाल देख रहे थे, जिसमें हम सवाल नंबर 1, 2, 3 लगा चुके थे। आज हम सवाल नंबर 4 के आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या दिया गया है। तो हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 4 में हमारा सवाल दिया गया है, यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। सवाल नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि HCF 306 और 657 का HCF जो है ये कितना है, 9 दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। सवाल में एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाल क्या दिया गया है, यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया हो, कहने मतलब दोनों संख्याओं का HCF जो होगा वो 9 होगा। 9 दिया गया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 306,657 का अभाज्य गुणनखंड करके भी हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको इस प्रकार से नहीं सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक फार्मूला होता है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये फार्मूला याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और ये अक्सर इसमें पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और ये इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, HCF हमारा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, तो 9 लिख देंगे। और एलसीएम हमें फाइंड करना, तो एलसीएम को हम ऐसे ही रहने देंगे, जिसमें से और उसके बाद बराबर पहली संख्या। तो पहली संख्या में क्या दिया गया, 306 दिया गया, तो पहली संख्या लिख देंगे 306 और गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या में क्या दी गई है, 657। 657 एक बार फिर से ध्यान देंगे। HCF हमारा 9 दिया गया था सवाल में और एलसीएम हमसे पूछ रहा था, ज्ञात करने के लिए कह रहा, जिसमें पहली संख्या में 306 दी गई थी, 306 लिख दिया और दूसरी संख्या 657 दिया गया था। अब देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम के गुणा में है, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 306 गुणा 657 बटे में 9 कर देंगे। भाग करते हैं, 6 3 9, ये संख्या 9 से कट जाएगी। कैसे कटेगी, 9 के विभाज्यता का नियम होता है, अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या 9 से कट जाती है। तो हम योग देखते हैं कि 3 + 0 + 6 कितना हो रहा है, 9, और ये 9 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि ये संख्या कट जाएगी। तो काट लेते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 3 बचा, ये 6, 36 हो गया, 9 × 4 = 36। अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर क्या बचा हमारे पास, यहां पर 34 बचा और गुणा 657, इसी का हम गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 657 गुणा 34 करेंगे, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 22 और 4 × 6 = 24, 24 × 2 = 26 हो जाएगा। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 = 17 और 3 × 6 = 18, 18 × 1 = 19, 8 2 = 1 3, 7 6 = 13 और 9 2 = 11 1 12 1 इतना आ जाएगा, बराबर 12,338। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12,338 ही हमारा फाइनल
आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर हमारा 5 दिया गया है। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 दिया गया है, यदि HCF 225 का 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे यहाँ पर पहली संख्या ये दी गई, दूसरी संख्या ये, और क्या रहा है कि इनका HCF जो है ये 225 गुणा 5 माइनस 10x के बराबर है। ये किसके बराबर है? 225 गुणा 5 माइनस 10x के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 225 और 60 का HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 225 और 60 का HCF निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। भाग्य से निकालेंगे, आसान रहेगा। 60 और ये 225 भाग करेंगे, 6 त्रिक 18, 3 बार जाएगा 180 माइनस 5 05 और 12 में से 8 जाएगा 4, 45 बचेगा। 60 और ये 45 के 45 माइनस 5 1 15 बचेगा। 45 भाग करेंगे, 15 तिया 45 माइनस 0। ये इसका HCF क्या आएगा, 3। ध्यान देंगे, सवाल अच्छे समझेंगे। सवाल में कह रहा है यदि HCF 225 का 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस x है, यानी कि दोनों संख्याओं में HCF कितना है, 225 गुणा 5 माइनस x। कितना दिया गया है, 225 गुणा 5 माइनस 10x दिया गया है। ठीक है, तो क्या करना है, x का मान निकालना है। सवाल में दिया गया है HCF 225 गुणा 5 माइनस 10x, लेकिन वास्तव में HCF कितना आया है, 15 आया है। तो ये किसके बराबर कर देंगे, 15 के बराबर कर देंगे। यही सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, 225 और 60 का HCF निकाला। HCF हमारे पास आ गया है 15 आ गया, लेकिन सवाल के अनुसार HCF कितना दिया गया है, 225 गुणा 5 माइनस 10x के बराबर दिया गया। तो क्या करेंगे, हम दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। 15 बराबर गुणा करेंगे, 55 25 और 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 1 11, 1125 हो जाएगा। और ये माइनस का 10x, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 15 माइनस 1125 बराबर माइनस 10x। विपरीत चिन्ह है, हमने बता रखा है कि समान चिन्ह जोड़ते हैं विपरीत चिन्ह घटते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का घट जाएगा। तो माइनस का 1100 बराबर माइनस 10x। 1125 में से 15 जाके 1100 बचेगा। ध्यान देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 1100 बटे 10 बराबर x। कैसे हो जाएगा, इधर ये 10 जो है x के गुणा में दिया गया, इधर आएगा भाग में। 10 से भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर मान कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। x का मान कितना आया, 110 आया। तो अच्छे समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 6 की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है यदि HCF 120, 225 बराबर 15। HCF कितना है, HCF 120 और 225 का HCF कितना दिया गया है, 15 के बराबर दिया गया। तो LCM 120 का 25 का ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सवाल नंबर 4 की तरह ये भी है। चाहे तो हम 120 और 225 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर हम फार्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो
HCF फार्मूला क्या होता है, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो HCF कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। LCM निकालना, इसको ऐसे ही रहने देंगे। पहली संख्या दी गई है 120 और दूसरी संख्या 225 दी गई है, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 120 गुणा 225 बटे 15, 15 से भाग करेंगे, 15 अट्ठे 120 और क्या बचा हमारे पास, LCM बराबर 8 गुणा 225 बचा। गुणा करेंगे तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, 16 4 20, 8 दूना 16 और 16 2 18। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आया 4, 8 दूना 16, 16 4 20 हासिल 2 आएगा और 8 दूना 16, 16 2 18। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 1800। यही एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा हूं, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। तो चलिए व्याख्या करते हैं। सवाल दिया गया है 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4। इसको चेक करना क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो 101 का 3 से गुणा करेंगे 303 हो जाएगा, गुणा 12 प्लस 4, पहले इसके बाद सीधे कर लेते हैं। तो इधर ये 303 हो जाएगा और गुणा 12, तो 12 तिया 36 के 6 12, ये 3 हो जाएगा और 12 तिया 36, 36 से 36 आ जाएगा और ये प्लस का 4 दिया गया है, तो प्लस 4 कर लेंगे 0 और ये 3 1 4 6 36, 36 से 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 3636 आ जाएगा, प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 3640 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और चेक करेंगे कि ये संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य है। 3640 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 दूना 4 0, 2 से 2 9 18, 2 1 के 2 0, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 1 1 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 1 के 5। अब कितने से कटेगा, 7, 7 से कट जाएगा, तो 7 1 के 7, 7 21, 13 1 के 13। हम देखते हैं कि 3640 का अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है, 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13 बन रहा है, अर्थात यह एक ऐसी संख्या है भाज्य संख्या है। यही हमें व्याख्या करना था। सवाल नंबर 8 दिया गया है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 8 में हमें एक चीज दिया गया है कि 18 और 117 का जो एचसीएफ है वो किसके रूप में है, 18m माइनस 117 के रूप में है। ये इस रूप में है, वास्तविक ये एलसीएम एचसीएफ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वास्तविक इसका जो वास्तव में एचसीएफ होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो
चलिए सब ज्ञात करते हैं। 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 9 बचेगा। 18 2 18 माइनस 0, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 9। वास्तव में कितना आया है 9, लेकिन दिया किस रूप में गया है, इसके रूप में दिया गया है। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। 18m माइनस 117, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 9 प्लस 117 बराबर 18m हो जाएगा। दोनों जोड़ लेंगे, 9 7 16, 100 मतलब कि 6 हो जाएगा और 1 1 2 126 हो जाएगा। 18m, m इधर गुणा में सॉरी 18 इधर m के गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा तो 126 बटे कितना हो जाएगा 18 बराबर m। भाग करेंगे 9 2 18, 9 1 9 9 4 36, 2 7 14। m का मान कितना आया 7 आया। m का मान 7 आ चुका है और इसी आगे कह रहा है साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर m का मान 7 आ चुका है और एचसीएफ हमें कितना प्राप्त हुआ है, एचसीएफ हमारा 9 है। तो चलिए इसके आगे सूत्र से इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सूत्र होता है इसका एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है। तो एचसीएफ कितना हमने निकाला है 9, एलसीएम ज्ञात करना है और पहली संख्या कितना दिया गया 18 और दूसरी संख्या कितना दिया गया है 117। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 9, एलसीएम की गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, बटे 9 कर देंगे, 9 दूना 18। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 7 14, 2 1 2 1 3 और 2 1 2, 234 इसका एलसीएम हो जाएगा। बात करते हैं अब सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 हमारा कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि 6 की घात n अगर है, n की कोई भी घात करेंगे तो ये इसका इकाई अंक 0 आएगा, ये कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं। 6 की घात n दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बराबर 2 गुणा 3 की घात n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 3 6, वही चीज लिखा हुआ है। एक चीज थोड़ा समझ लेते हैं, अगर हमें 0 लाना है, इकाई का अंक 0 लाना है, तो 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, या फिर 2 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 8 करेंगे कितना आएगा 16, और 2 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। ध्यान देंगे, जब हमने 2 गुणा 2 किया तो 4 आया, 2 गुणा 8 किया 16 आया, 2 गुणा 5 किया 10 आया। हम देख रहे हैं कि कंडीशन केवल यही बन रहा है कि जब 2 और 5 का गुणा होगा तभी हमें इकाई का अंक 0 मिलेगा, वो समाप्त 0 पर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें 2 गुणा 5 चाहिए, जो कि 2 गुणा 3 दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 0 अंक पर समाप्त होने के लिए ये जो संख्या है किस रूप की होनी चाहिए,
प्राकृत संख्या 2 गुणा 5 के रूप का होता है। 2 गुणा 5 के रूप का होता है, लेकिन यहाँ किस रूप का दिया गया है? 2 गुणा 3 के रूप का दिया गया है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसके आगे अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कहने का मतलब ये संख्याएं भाज्य हैं और इसकी व्याख्या करना कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 10, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 दिया गया है, तो गुणा करेंगे। 11 सत्ते 77 गुणा 13 प्लस 13 हो जाएगा, और इस 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 और 9 कितना हो जाएगा? 100। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 13 सत्ते 91 और 13 से 91, 91 और 9 100, 1001 आ जाएगा प्लस 13, तो ये कितना आ जाएगा? 1014 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। 1014 का गुणनखंड निकालेंगे, तो काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते, हाँ 0 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक भाग जाएगा नहीं, 0 तो आएगा तब अगली संख्या। तो अब देखते हैं, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 एक बार जाएगा, 3 1 के 3, 2 0 20 बचा, 3 6 18, 3 9 27, 13 13 ही हम 169, 13 1 के 13। तो हम देख रहे हैं ये किस रूप का बन रहा है? 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक से अधिक गुणनखंड होता है। कहने का मतलब एक तो एक संख्या प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में होता है, और जैसे हम देख लेते हैं, जैसे ये 4 दिया गया तो इसका गुणनखंड क्या होगा? एक तो स्वयं से कटेगा, दूसरा 2 से कटेगा और तीसरा 1 से कटेगा। कहने का मतलब एक तो प्रत्येक में होता है, प्रत्येक की गुणा और भाग में होता है, और कोई भी संख्या वो अपने आप से कट जाती है। अब तीसरी संख्या से अगर वह कट रही है तो वो भाज्य संख्या होगी। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये भाज्य संख्याएं क्यों है? क्योंकि इसका देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, 4 गुणनखंड इसके हो रहे हैं, 4 अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए है ये भाज्य संख्या है। अब इसके आगे अगला पार्ट चेक करते हैं इसका। अगला है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 4 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो गुणा करेंगे। 7 6 42, पहले इधर से गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 3 72, और 72 का गुणा 5 में 72 गुणा 5 करेंगे तो 5 गुना 10, 5 7 35, 35 1 36, 360 हो जाएगा, और 360 का 6 से गुणा करेंगे तो 2160 आ जाएगा, और 21 से 60 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 0 0, 7 6 42, 7 1 के 7 4 11, और 7 दूना 14 1 15, 15,120 आ जाएगा। इनका यहाँ से यहाँ तक गुणा करने पर कितना आएगा? 15,120 आएगा, प्लस 5 कर देंगे। ये प्लस का 5 दिया गया, प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15,125 आ जाएगा। तो 15,125 का हम गुणनखंड करेंगे। 5 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते पहले। 5 1 6 और 5 6
7, 7 2 9, 9 5 14, 5 से 3 से नहीं कटेगा तो 5 से ही काटेंगे, तो 5 से कट जाएगा तो 5 3 15, भाग नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे, 5 2 10 55 25, 5 से भाग करेंगे, 5 6 30, 0 55 25 और 5 1 5, 5 2 10 और 5 1 5 11 11 में 121 1 11 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11। कहने का मतलब 5 की घात 3 और 11 की घात 2 बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक बन रहा है, तो यानी कि यह संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसकी अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक बन रहा है। सवाल नंबर 11 दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं। क्या है? एक वृत्ताकार पथ दिया गया है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ दिया गया है, जिसको मान लेते हैं दोनों इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यही सोनिया इसको चलती है, सोनिया चलती है, तो सोनिया कितने मिनट टाइम ले रही है? 18 मिनट। यहां से यहां पूरा एक चक्कर करने में कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट। अगर वही इसी स्थान से रवि चलता है, इस चक्कर को पूरा करने में वह कितना समय ले रहा है? 12 मिनट का। कहने का मतलब इस पॉइंट से चलकर इसी पॉइंट पर रुकने पर पूरा सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो सवाल कहना चाहता कि यदि वो दोनों एक ही समय और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद ये दोनों पुनः मिलेंगे? मतलब दोनों अगर साथ साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों आपस में मिलेंगे? तो इस सवाल को करने के लिए हमेशा याद रखें, जब भी इस प्रकार का सवाल हो कि कोई वृत्ताकार पथ दिया गया है, कोई इतने समय में पूरा कर रहा है, कोई इतने समय में, तो दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे दोनों एक साथ कब मिलेंगे? मतलब दोबारा वो दोनों कब मिलेंगे? इस प्रकार का सवाल है। या फिर कोई घंटी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंतर में बजती है, तो वो पुनः एक साथ कब बजेगी? इस प्रकार का जब भी सवाल मिले तो हमेशा याद रखना उसका एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? जो भी संख्याएं दी रहेंगी सबका एलसीएम निकालेंगे। तो हमें संख्याएं कौन कौन सी दी गई है? 12 और 18 दिया है, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग करती है 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 3 6 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 1। तो इसका लॉसा कितना आया? एलसीएम कितना आया इसका? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूना 4 3 12 3 36। इसका कितना लॉस आया? 36 आया। यानी कि वे 36 मिनट बाद एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। कहने का मतलब सोनिया जब सोनिया जब 2 चक्कर पूरा करेगी, तो रवि कितने चक्कर पूरा कर चुका होगा? 3 चक्कर। तो ये दोनों ये अपना जो कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर आकर वो पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 हमारा कह रहा है कि दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कि 0 पर समाप्त होने के लिए इकाई का अंक 1 हो, 1 या 5 का गुणा करेंगे तब 5 आएगा। पहले हम 5 की कंडीशन देख लेते हैं, 5 कब कब मिलेगा हमें? तो 1 का जब 5 में गुणा होगा, 3 का जब 5 में गुणा होगा,
3 बचे 15। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इकाई का अंक ये रहना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे, यहाँ इकाई का अंक 1 रहना चाहिए, यहाँ पर 5 रहना चाहिए, तभी हमें इकाई का अंक 5 मिलेगा। इसी प्रकार से 7 गुणा 5 और नहीं, बस इतना ही कंडीशन बनेगी, क्योंकि अगर 9 करते हैं तो 9 में 3 आ जाएगा, तो बस यही कंडीशन बन रहा है। तो 7 बचे 35। और जीरो लाने के लिए क्या कंडीशन बनेगी? या फिर इकाई का अंक 0 तब 0 आ सकता है, या फिर 2 गुणा 5 हो तब 0 आ सकता है। ये केवल 2 ही कंडीशन बन रहे। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। समाप्त नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। 12 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 3 12, 12 की घात n। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, और अगर 5 पर समाप्त हो रहा है तो ये कंडीशन बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या जीरो या 5 पर समाप्त होने के लिए वो किस रूप में होना चाहिए? इन सभी के रूप में होना चाहिए। 2 गुणा 5, या फिर 5 आने के लिए 1 गुणा 5 के रूप में हो, या फिर 3 गुणा 5 या 7 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए। रूप का होता है, जो कि ये इस रूप में दिया गया है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। लिख देंगे, नहीं हो सकता है। सवाल नंबर 13 कह रहा है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, निम्नतम मतलब छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है और ना ही 3 किसी भी संख्या से कट रहा है। तो 4 हम देखेंगे, 4 2 से कट रहा है। हम जानते हैं कि जो संख्या किसी संख्या से कट जाती है वो भाज्य संख्या होती है, जो नहीं कटती है वो अभाज्य संख्या होती है, या फिर कह सकते हैं जिनका गुणनखंड 1 या स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होता है वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और न्यूनतम अभाज्य संख्या की बात कर रहा तो न्यूनतम अभाज्य संख्या 2 होगी। और इनका मासा कह रहा तो मासा निकाल लेंगे। 2 और 4 का मासा 2 गुना 4 हो जाएगा -0। तो मासा कितना आ जाएगा? मासा इसका 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। सवाल नंबर 14 करा अंग्रेजी आधार विभुत परिमेयिका का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और नासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात करना है। क्या करना है? लासा और मासा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि लासा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो भाग करेंगे 2 छक्का 12 60, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6 0, 2 तिया 6, 2 छक्का
12 2 15, ये 18 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 15 2 9 18, 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 3 से भाग करेंगे, 3 5 और 3 1, अब 5 से भाग करेंगे, 5 1 1। तो ये क्या आ जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, लासा कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पंचे 80, 80 8 3 24, 240, 240 और 3, 240 और 3 से गुणा करेंगे तो 24 तिया 72, 720 इसका लासा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात करने के लिए सीधे फार्मूले का अप्लाई कर देते हैं, सूत्र लगा देते हैं, आसान रहेगा। तो लासा हमारा कितना आया हुआ है, लासा 720 आया हुआ है। हम जानते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। तो HCF ज्ञात करना है, लिख देंगे HCF गुणा LCM 720 आया हुआ है। पहली संख्या 120 दी गई है, दूसरी संख्या 144 दी गई। तो HCF बराबर हो जाएगा 120 गुणा 144 बटे 720। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 12 छंग 72, 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12 और 6 चौ 24। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा, HCF 24 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15 हमारा कह रहा है, यदि मासा 35 और 45 बराबर 5, यानी कि 35 और 45 का मासा कितना है, ये 5 दिया गया है, और लासा कितना दिया गया है, 63 गुणे A के रूप का दिया गया है। तो A का मान ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेगा जो हमने सवाल में लगाया था। तो HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो HCF कितना दिया गया है, इसका मासा कितना है, 5 है, और LCM क्या दिया गया है, 63 गुणा A के रूप का दिया गया है, बराबर पहली संख्या 35 दी गई है, दूसरी संख्या 45। बस ये हल कर लेंगे, मान निकालेंगे। तो A बराबर 35 गुणा 45 बटे 5 गुणा 63 हो जाएगा। कैसे, ये हमारा सभी एक एक गुणा में दिया गया, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग करेंगे, 5 से 35 और 7 9 63, 9 बचे 45। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 5। A का मान कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं अब। सवाल नंबर 16 कह रहा है, यदि संख्याओं A और B का मासा 12 दिया गया है। दो संख्याएं हैं A और B और उनका मासा कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। HCF कितना है, 12। या और उन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। तो HCF कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, गुणा LCM हमें निकालना है। क्या करना है, LCM
निकालना है, ज्ञात करना है। और इसमें से पहली संख्या कितना दी गई है, ए, और दूसरी संख्या बी दी गई है। लेकिन यहां हम देखेंगे इन संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए गुणा बी बराबर कितना है, 3600। एक बार सवाल को फिर से अच्छे समझ लेंगे। सवाल कह रहा है यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 दिया गया, तो हमने क्या किया, ए और बी का मासा 12 निकाल लिया। और इन संख्याओं का गुणनफल मतलब ए और बी जो है उनको गुणा करने पर कितना आएगा, 3600 आएगा। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करने पर कितना आएगा, 3600 आएगा। बस यही मान निकाल लेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 3600 बटे 12, भाग करेंगे 12 तिया 36, 300 आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 300, इसका एलसीएम हो जाएगा। लिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा गुणनखंड वृक्ष दिया गया है, इसका एक्स ये है, वाई यहाँ पर और जेड यहाँ पर है। इन तीनों एक्स वाई जेड का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा किसके बराबर आना चाहिए, 371 के बराबर आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम 28 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, 2 4 8, यानी कि इसका ज्यादा नहीं करते, बस इतना ही करेंगे समझने के लिए। 2 गुणा 14 और ये कितने के बराबर होगा, 28 के। मान लेते हैं कि ये संख्या नहीं दिया गया है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। पहले कितना आया था, पहले 14 आया था, इसको हम x मान लेते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, ये इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग में तो क्या हो जाएगा, 28 भाग 2 हो जाएगा, तो यहां से इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड है, ये क्या है, इन दोनों का गुणनखंड है, यानी कि 7 गुणा जड करने पर 371 के बराबर आएगा। ध्यान देंगे फिर से, 7 गुणा जड करने पर इतना आएगा। तो वही काम करेंगे, 7 गुणा जड बराबर 371 कर देंगे। जड का मान निकालेंगे, 3 7 1 और ये बटे में 7 हो जाएगा। 371 बटे 7, भाग करेंगे, 7 बचे 35, 2 1 7 3 21। तो यहाँ पर हमारा जड का मान कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम इनका मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इस y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 3 और गुणा 1855 जो होगा वो हमारा y का मान होगा। एक बार फिर से देख लेंगे, जिस प्रकार से हमने क्या किया था, इन दोनों का गुणा इसके बराबर किया था, उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं का गुणा इसके बराबर गुणा कर लेंगे। 3 बचे 15, 3 बचे 15 16, 3 और 24 1 25 और 3 1 3 और 3 2 5, 5565 आ जाएगा। y का मान हमारे पास कितना आएगा, 5565 आएगा। उसी प्रकार से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा y का मान 5565 आया, और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो मान गुणा कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 1 13, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11, 11,130 आ जाएगा x का मान। इसका मान कितना आएगा, 11,130। आपकी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।